टाइपस्क्रिप्ट क्वेस्ट पार्ट 10 के अंदर आज हम कुछ कोडिंग एमसीक्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक एक कर कर आपको एमसीक्यूज बताऊंगी और एक एक कर कर उनका प्रॉपर सोल्यूशन बताऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री मेन सिंपल टाइप इन टाइपस्क्रिप्ट। अगर आपसे कोई सिंपल टाइप या डेटा टाइप के बारे में बात करे तो आपको पता होना चाहिए कि बूलियन, नंबर एंड स्ट्रिंग इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर आपसे कोई ये पूछे कि अगर आपने रिप्रेजेंटेशन बतानी है अपने सिंपल टाइप के अंदर, यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यूज के लिए, तो आप कौन सी डेटा टाइप का यूटिलाइजेशन करेंगे? तो उस केस के अंदर हम बूलियन डेटा टाइप का यूटिलाइजेशन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो पूछता है, व्हाट टाइप ऑफ असाइनमेंट इज द वेरिएबल कांस्टेंट फुल नेम स्ट्रिंग डैनियल इसराइल। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं हमारे पास, या फिर जो है वो लेट में डिफाइन किए जाते हैं। यहाँ पर क्योंकि कांस्टेंट का वेरिएबल डिफाइन किया गया है, स्ट्रिंग की डेटा टाइप बताई गई है और पूछा गया है कि यहाँ पर इसकी जो असाइनमेंट टाइप है वो बेसिकली क्या है। तो दो टाइप्स होती हैं, या तो इम्प्लिसिट होती है या फिर एक्सप्लिसिट होती है। तो अगर आप गौर करके देखें तो फुल नेम के आगे ऑलरेडी कॉलन लगाकर यहाँ पे डेटा टाइप स्ट्रिंग डिफाइन की गई है, जिसका मतलब है कि इसका करेक्ट आंसर रहेगा एक्सप्लिसिट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारे पास यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड। आपने बताना है दैट टाइपस्क्रिप्ट कैन ऑलवेज करेक्ट इन्फर अ वेरिएबल टाइप के। टाइपस्क्रिप्ट हमेशा जो हमारा वेरिएबल टाइप होता है उसको जो है वो करेक्टली इन्फर करती है। तो ऐसा नहीं है, इसका करेक्ट आंसर फॉल्स रहेगा। टाइपस्क्रिप्ट को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम पेश आती है वो स्ट्रिंग वर्सेस बूलियन के अंदर प्रॉब्लम पेश आती है, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट स्ट्रिंग एंड बूलियन के अंदर जो है वो यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती कि उसने यहाँ पे कौन सी डेटा टाइप के ऊपर वर्क करना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास फॉल्स रहेगा। अब यहाँ पर हम कुछ कोडिंग एमसीक्यूज डिस्कस आउट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास फंक्शन से रिलेटेड एक अदद क्वेश्चन है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर एक अदद फंक्शन बनाया गया है। उस फंक्शन को नाम एडिशन के नाम से यानी कि ऐड के नाम से प्रोवाइड आउट किया गया है। दो नंबर्स हैं, एक है यहाँ पे ए और एक है बी, और दोनों का आउटपुट है हमारे पास नंबर। इसको हमने डिफाइन किया है एज अ लाइन वन। उसके बाद फंक्शन रिटर्न फंक्शन को कॉल कर रहा है, जिसमें उसने a प्लस बी को हमारे पास कंसीडर आउट कराया है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे कांस्टेंट रिजल्ट है जिसमें नंबर्स की एडिशन हुई है। जो कांस्टेंट रिजल्ट में नंबर की एडिशन हुई है उसके अंदर 1 और 2 नंबर हमारे पास लाइन नंबर 21 के अंदर यहाँ पर असाइन किए गए हैं। तो अगर हम यहाँ तक फोकस आउट करें तो हमारा जो कोड है वो 100% करेक्ट है, यानी कि यहाँ पे जो हमारी एडिशन होगी ए एंड बी नंबर से रिलेटेड वो 100% करेक्टली होगी। इसके बाद आपके पास लाइन नंबर 22 के अंदर एक कांस्टेंट एरर रिजल्ट के नाम से इन्होंने डिक्लेयर किया है, जिसमें इन्होंने बताया कि जो ऐड की वैल्यूज हैं वो है स्ट्रिंग 1 एंड नंबर 2। तो हमें पता है कि यहाँ पर हम कभी भी स्ट्रिंग और नंबर्स को एक दूसरे के साथ जो है वो असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ स्ट्रिंग जो होता है वो कभी भी पैरामीटर ऑफ नंबर टाइप में असाइन नहीं किया जाता। इसलिए हमारे पास यहाँ पर लाइन नंबर जो बी होगी वो एरर कंपाइल करेगी, जबकि हमारे पास लाइन नंबर 21 जो है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एडिशन होगी एंड एडिशन होगी। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। तो आपको इस तरीके के सवाल प्रोवाइड आउट किए जाएंगे आपके क्वेज के अंदर। तो आपने ध्यान से देखना है कि 1 और 2 जहाँ पर लिखा है उसकी डेटा टाइप क्या है और किस चीज के सिनेरियो के अकॉर्डिंगली आपसे ये सवाल पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास यहाँ पर हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग से रिलेटेड। 4 लाइंस है हमारे पास, हम एक एक करके लाइंस के बारे में बात करते हैं, एक एक करके यहाँ पर अपने कोड को देखते हैं। एक्चुअली इनको लाइंस में इसलिए डिवाइड आउट किया है ताकि आपके लिए भी आसानी रहे, और जब हम इसको चेक आउट करें तो हमें अच्छे तरीके से पता हो कि हम जो क्वेस्ट कर रहे हैं उसमें किस तरीके का सिनेरियो है। तो अगर आप अपने कोड को भी लाइन वाइज डिवाइड करके करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी और ऐसा आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगी। सबसे पहले कहता है कि कॉन्स्टेंट मैसेज है आपके पास स्ट्रिंग जो कि हेलो एंड वर्ल्ड के नाम से डिक्लेयर किया है। तो ठीक है, हम यहाँ पे देखें तो वेरिएबल का नाम भी मैसेज ठीक है, डेटा टाइप भी स्ट्रिंग ठीक है, और स्ट्रिंग के अंदर हेलो एंड वर्ल्ड की वैल्यूज को प्रोवाइड किया गया है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी लाइन 1 जो है वो यहाँ पे 100% करेक्ट है। इसके बाद हम जाते हैं सेकंड लाइन के ऊपर क्वेश्चन 5 की। तो कहता है कॉन्स्टेंट इन्फर मैसेज। अच्छा जी, यहाँ पर बेसिकली टाइप इन्फर्ड का यूटिलाइजेशन किया गया है, जिसमें इसने अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इसकी डेटा टाइप नहीं बताई है, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट ऑलरेडी इतनी ज्यादा एफिशिएंट है कि उसने खुद ही हेलो एंड वर्ल्ड को एज अ स्ट्रिंग काउंट कर लिया। तो एग्जैक्टली
एग्जैक्टली जैसे लाइन नंबर 31 लिखी है, ये भी सेम उसी तरीके से लिखी है, बस डेटा टाइप नहीं बताई। तो उस केस के अकॉर्डिंगली हमारी ये लाइन भी यहाँ पर प्रॉपरली वर्क कर रही है। थर्ड लाइन में आते हैं, कहते फंक्शन बनाया है जिसमें ए एंड बी नंबर्स को डिफाइन किया है एंड देन रिटर्न की वैल्यू दी है ए प्लस बी के साथ। तो अगर हम गौर करके देखें तो हमारा फंक्शन भी प्रॉपर है, उसकी जो साथ की वैल्यूज हैं वो भी यहाँ पर प्रॉपर है। और अगर रिजल्ट को चेक करें तो एडिशन 1 एंड 2 दोनों के दोनों हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर के अंदर डिफाइन किए गए हैं। तो आप देखो तो यहाँ पर ये लाइन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस केस में मैं कह सकती हूँ कि इस कोड के अंदर कोई भी मेरे पास कंपाइलर एरर नहीं है। तो इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन को डिफाइन करना है। इस तरीके से अगर आप उसको चेक आउट करोगे तो आप आसानी से अपने क्वेश्चन को यहाँ पे एस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना है। अच्छा, ऑब्जेक्ट की बात करें तो आप गौर से देखेंगे इन्होंने ऑब्जेक्ट में यहाँ पे नेम बताया है जॉन, एज बताई है 30 और एज स्टूडेंट की वैल्यू इन्होंने डिफाइन की है ट्रू। तो सबसे पहले अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पर तीनों डेटा टाइप का यूटिलाइजेशन किया गया है ऑब्जेक्ट के अंदर। फिर सिंपल कंसोल डॉट लॉग के अंदर माई ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराया गया और प्रिंट करा के इन्होंने कहा है कि जॉन, एज एंड इस स्टूडेंट की ट्रू की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अपने कंप्यूटर के ऊपर जो है वो इसको सॉल्व आउट करके देखें कि क्या आपके पास भी आपके विजुअल स्टूडियो कोड के टर्मिनल में एग्जैक्टली सेम आंसर आता है। अगर तो एग्जैक्टली सेम आंसर आता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कंपाइलर एरर नहीं है किसी भी किस्म का। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और जो है वो आता है इसके अलावा अगर पूछा जाए तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि जो माई ऑब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट की टाइप हमने डिफाइन की है क्या ये दोनों चीजें एक जैसी हैं। तो हाँ बिल्कुल, हमने जो माई ऑब्जेक्ट है उसको हमने एज एन ऑब्जेक्ट डिफाइंड आउट किया है ना, तो हम कह सकते हैं कि दोनों चीजें हमारे पास एक जैसी हैं। तो यहाँ पर हमारे 6 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेक श्योर कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं टाइप स्क्रिप्ट को इससे रिलेटेड आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रही हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने क्वेश्चन में। तो हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। एक्चुअली ये इनम से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। इन केस अगर आपको नहीं पता कि इनम्स क्या होते हैं तो मैं आई बटन पे वीडियो प्रोवाइड आउट कर रही हूँ, आप मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो को लाजमी चेकआउट कर लीजिए। इनम्स जो होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर फिक्स वैल्यूज की तरह वर्क करते हैं। यानी कि अगर हम जिस तरीके से कांस्टेंट में वैल्यूज को फिक्स आउट कर देते हैं उनको चेंज नहीं कर सकते, एग्जैक्टली सेम तरीके से हम इनम्स में भी अगर चीजों को फिक्स कर देते हैं तो हम उनको चेंज आउट नहीं कर सकते। तो लाइन नंबर 54 में मैंने सबसे पहले इनम कलर्स बताए हैं। कलर्स में मैंने बताया कि मेरे पास रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर है जिस पर मुझे वर्किंग करनी है। तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर के अलावा मैं किसी भी जो कलर है उस पर वर्किंग नहीं कर सकती। इफ एल्स की कंडीशन से रिलेटेड कोड है। तो कहते हैं लेट माई कलर कलर इज इक्वल टू कलर रेड। फिलहाल के लिए हमारे पास जो कलर सेलेक्ट किया गया है वो है कलर रेड। आपने यहाँ पर देखना है ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे कलर रेड हमारे पास डिफाइन किया गया है। कंसोल लॉग में माई कलर इन्होंने प्रिंट आउट कराया है, लेकिन साथ ही कुछ कंडीशंस भी प्रोवाइड आउट किए हैं। कंडीशंस क्या प्रोवाइड आउट किए हैं कि इन्होंने कहा है कि अगर माई कलर जो है उसकी डेटा टाइप, वैल्यू, सब चीजें एक जैसी इक्वल में हो तो आपने कंसोल लॉग में प्रिंट कराना है द कलर इज रेड। इसी तरीके से ग्रीन एंड इसी तरीके से ब्लू इन्होंने प्रोवाइड आउट किया है। क्योंकि अभी यहाँ पे कलर रेड लिखा है तो हमारे पास कंसोल में आंसर आएगा द कलर इज रेड। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से रेड से चेंज कर दूंगी और चेंज करके ग्रीन कर दूंगी तो मेरे पास यहाँ पर आंसर लिखा हुआ आएगा द कलर इज ग्रीन। ठीक है, यहाँ से मैं इस लाइन को कंसीडर करती हूँ ताकि कोड हमारा ठीक से चले। और अगर मैं यहाँ पे ग्रीन की जगह जो है वो ब्लू लिख दूंगी तो यहाँ पे मेरे पास कलर जो आउटपुट आएगा वो आएगा द कलर इज ब्लू। तो इस तरीके से आप जो है वो इसको कंपाइल कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और चीज आती है, अगर हम गौर से देखें तो इफ, एल्स इफ एंड एल्स इफ की यूटिलाइजेशन है। हमने कोई डिफॉल्ट वैल्यू एल्स करके दी नहीं है, क्योंकि अगर हम चाहें तो हम जितने एल्स इफ का एडिशन करना चाहें हम उतने एल्स इफ का एडिशन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे दूंगी तो फिर वो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे प्रिंट आउट होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई और कलर दे देती हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्लू कलर है, अगर मैं ब्लू कलर की जगह यहाँ पे ब्लैक कलर दे देती हूँ तो मेरे पास टर्मिनल में एरर डिक्लेयर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी यहाँ पे प्रोवाइड आउट नहीं की। तो इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर आसानी से अपने क्वेश्चंस को एज एन इनम डिफाइंड आउट कर सकते हैं अपने इफ एल्स की स्टेटमेंट से रिलेटेड। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास इफ एल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ
इफ एल्स का ही क्वेश्चन होगा। नहीं, उसमें एरे भी आ सकते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, उसके अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप की इनम्स, टपल्स, ये सारी चीजें जो है वो ऐड आउट हो सकती हैं। तो ध्यान से बिल्कुल अपने क्वेश्चन की प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप अच्छे से इसे एस कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, बट मैं फंक्शंस बताने से पहले आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। बेसिकली ये जेनरिक से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपने तीन चीजें सबसे पहले याद रखनी है। पहली चीज क्या है कि जो हमने टी को डिफाइंड आउट किया है वो हमारा जेनरिक टाइप पैरामीटर है। ए आर जी आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्लू कलर का जो टी हमें अपने कोड में नजर आ रहा है वो जेनरिक डेटा टाइप है। तो ये तीन बातें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। अब ये जो हमारे पास कोड है ये एक्चुअली एज एन कॉल बैक फंक्शन वर्किंग कर रहा है। आपको पता है कि कॉल बैक फंक्शन में पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं, फिर हम जो है वो एक एरो फंक्शन बनाते हैं नॉर्मली, और फिर दोनों फंक्शंस को एज एन आर्ग्यूमेंट जो है वो कंसीडर करते हैं। यानी कि एरो फंक्शन में मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करती हूँ जो कि कॉल बैक कराया जाता है हमारे पास। तो दिस इज हाउ द कॉल बैक फंक्शन इज एक्चुअली वर्किंग। तो सबसे पहले हम लाइन ए की बात करते हैं। तो एक अदद फंक्शन बनाया है जिसको आइडेंटिटी का नाम डिक्लेयर किया है। मैंने आपको बताया था कि जो ब्लू कलर से टी है वो इसकी डेटा टाइप है, तो यहाँ पर भी टी जो है वो एज एन डेटा टाइप रिप्रेजेंट की जा रही है जेनरिक की। ठीक है, अगर आप यहाँ पे टी नहीं हो, अगर यहाँ पे आप सिंपल फंक्शन बनाओ और यहाँ पे एनी लिखा हो, तो भी यहाँ पे किसी केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जहां तक टी लिखा है, अगर मैं सिंपल फंक्शन बनाती हूँ जेनरिक से हट के, तो मैं यहाँ पर इसकी असाइन वैल्यूज एनी कर सकती हूँ। ठीक है, उस केस में भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम हमारे पास यहाँ पर इसकी असाइन वैल्यूज जो है वो यहाँ पर टी ही है, तो हम टी को ही एज एन यहाँ पर क्या कंसीडर करें, एज एन डेटा टाइप या जेनरिक टाइप का जो हमारा पैरामीटर है उसको डिक्लेयर करें। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया, इसने रिटर्न कराया यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को। सिंपल इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपलीफाई करके बताऊं तो हम कैसे बनाते हैं, हम सिंपल यहाँ पे एक अदद जो है वो फंक्शन को क्रिएट आउट करते हैं। फंक्शन को कोई भी नाम देते हैं, जैसे मैं माई बैल का नाम का एक फंक्शन देती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ब्रैकेट का यूटिलाइजेशन करती हूँ, ए देती हूँ, देन उसके साथ में यहाँ पे अपना नंबर डिफाइन करती हूँ। इसी तरीके से फिर जो है वो मैं कॉमा लगा के बी की वैल्यू देती हूँ, और फिर मैं बी की वैल्यू को भी एज अ नंबर डिफाइंड आउट करती हूँ, लास्ट में मैं सेमीकोलन लगा के एज अ नंबर इनको कंसीडर करती हूँ। तो यही सिंपल चीज है जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को कंसीडर आउट करके बताइए किस तरीके से फंक्शन आइडेंटिटी करके। बेसिकली ये जेनरिक से रिलेटेड है, बट एग्जैक्टली फंक्शन की तरह यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आप देखो कि ये यहाँ पे रिटर्न करता है। यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट रिटर्न किया क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट था, वरना हम यहाँ पे नॉर्मली क्या करते हैं, हम यहाँ पे नॉर्मली ए प्लस बी की वैल्यूज जो होती हैं उसको कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन वर्किंग करता है। लेकिन क्योंकि अभी हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ही डिफाइंड आउट किया था लाइन नंबर 75 में एज अ फंक्शन, तो यहाँ पे भी मैंने एज अ फंक्शन रिटर्न को कंसीडर आउट किया। तो अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास 100% करेक्ट फंक्शन बना हुआ है। इसके बाद डाउनवर्ड्स आते हैं, अपने दोनों के दोनों जो हमारे बाकी के फंक्शन हैं उसको चेक करते हैं। तो अगर आप देखो, कहते हैं लेट रिजल्ट इज इक्वल टू आइडेंटिटी स्ट्रिंग। जो भी कोई आइडेंटिटी है उसकी डेटा टाइप इसने बताई है स्ट्रिंग, और साथ में हेलो जेनरिक्स को एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कराया और कंसोल डॉट लॉग में रिजल्ट प्रिंट करा दिया। तो हम कह सकते हैं कि सिंपली अगर मैं इस कोड को जो कि 79 से 81 तक लिखा है रन करूं तो ये 100% करेक्टली रन करेगा। इसमें किसी भी किस्म का कोई कंपाइलर एरर नहीं आएगा। तो लाइन ए एंड लाइन बी अगर आप दोनों को चेक करो तो फंक्शन भी ठीक बना है, नीचे जो स्ट्रिंग टाइप बनी है वो भी बिल्कुल ठीक बनी है, इनमें किसी भी किस्म का कोई भी एरर डिक्लेयर्ड नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास तीसरा जो है वो आता है अपना एक और आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें इन्होंने कहा कि लेट अनदर रिजल्ट इज इक्वल टू आइडेंटिटी नंबर 42। अब ये जो नंबर 42 है ये इसमें क्या है, इन्होंने यहाँ पर बेसिकली 42 नंबर का जो है वो आर्ग्यूमेंट पास आउट कराया और कंसोल डॉट लॉग में अनदर रिजल्ट को सिंपल प्रिंट कराया। तो अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे ये भी 100% करेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक पूरा प्रोग्राम है जिसको मैंने तीन लाइंस में डिवाइड किया है, इस पूरे प्रोग्राम के अंदर कोई भी कंपाइलिंग एरर नहीं है। अच्छा, एक सवाल होता है कि अगर हम 42 की जगह कुछ और दे सकें, तो हाँ, आप 42 की जगह जो है वो कोई भी वैल्यू यहाँ पर असाइन कर सकते हो। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो, बस उसकी डेटा टाइप नंबर में है जैसे यहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो वो हमारे पास 100% करेक्टली वर्क करेगा। तो इस तरीके से आपके पास सवाल आएंगे और आपने यहाँ पर इनको
कंसीडर करना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर। ये आपके पास है यहाँ पर प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सेस से रिलेटेड। अभी तक आप लोगों ने जो है वो क्लासेस वगैरह पढ़ ली होंगी, जिसमें हमने प्राइवेट क्लास एंड पब्लिक क्लास को जो है वो एक्सेस करना सीखा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइवेट एंड पब्लिक क्लासेस होती क्या है। अगर हम नॉर्मल प्राइवेट एंड पब्लिक की बात करें, तो आप यहाँ पर देखो कि जो भी चीज़ प्राइवेट होती है उसको जो है ग्रुप ऑफ पीपल वही एक्सेस कर सकते हैं जिनके पास उनका एक्सेस होता है। और जो भी हमारे पास यहाँ पे पब्लिक थिंग्स होती हैं उसको कोई भी पब्लिकली एक्सेस आउट कर सकता है। तो क्लासेस भी ऐसे ही वर्क करती हैं। यहाँ पर भी मैंने इस कोड को जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहले हम पहले कोड की बात करते हैं। तो कहता है लाइन नंबर 92 में, क्लास माई क्लास प्राइवेट प्राइवेट डॉट प्रॉपर्टी। इसने क्लास बनाई माई क्लास के नाम से, उसको इसने प्राइवेट रखा। प्राइवेट प्रॉपर्टी इसने क्या बताई, वो है मेरे पास स्ट्रिंग, और उसमें एज अ स्ट्रिंग इसने जो है वो प्रिंट आउट करवाया है प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसके बाद इसने क्या किया कि उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्राइवेट मेथड में डिक्लेयर किया और कहा कि उसकी जो भी डेटा टाइप हो या उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए हमने वॉइड का जो यूटिलाइजेशन है वो यहाँ पर किया है अपने कोड के अंदर। और कंसोल लॉग के अंदर हमने क्वेश्चन मार्क को प्रिंट कराया। क्वेश्चन मार्क को क्यों प्रिंट कराया, क्योंकि हमने वॉइड को ऑलरेडी डिफाइंड आउट किया था, तो हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कंसोल लॉग में क्या चीज प्रिंट हो रही है। तो बेसिक मकसद ये है यहाँ पे बताने का कि जो प्राइवेट मेथड से क्लास बनाई गई है वो प्राइवेटली यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी के नाम के अंदर डिफाइन की गई है। अगर आपको क्लासेस पता होंगी तो आपको ये चीज अच्छे से पता होगी। मैं एक एग्जांपल भी देती हूँ इससे यहाँ पर आपको रिलेटेड। जैसे स्कूल है आपके पास, आपके पास बहुत बड़े स्कूल है, स्कूल के साथ जो है वो एक छोटी सी जगह है। अब आपने क्या कहा कि हमारा जितना भी एक्सेस है वो हमारे स्कूल तक है, लेकिन स्कूल के साथ जो छोटी सी जगह हमने बनाई है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसका स्कूल से कोई भी लेना देना नहीं है। जब भी कभी स्कूल की बात होगी तो सिर्फ स्कूल जो बाउंड्री वॉल के अंदर बना है उसी की बात होगी। बाउंड्री वॉल से बाहर जो हमने प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाई है हम उसकी बात अपने स्कूल के साथ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी इन्होंने सिंपल यही कहा है कि अब वो स्कूल के बाहर वाली बाउंड्री इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी के नाम से बनी है, और उसमें क्या होता है, उससे इनके स्कूल का कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि वहां पे जो डेटा टाइप है वो क्या है, वो है हमारे पास वॉइड की डेटा टाइप। फर्दर आते हैं तो यहाँ पे कहता है दूसरे हमारे पार्ट के अंदर लाइन नंबर 98 में कि कांस्टेंट टाइपस्क्रिप्ट इज इक्वल टू न्यू माई क्लास। अब इसने एक कांस्टेंट न्यू माई क्लास जो है वो बनाई। पहले हमने एक माई क्लास बनाई, उसको हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया, फिर इसने दोबारा से एक नई माई क्लास बनाई, उसको एक न्यू माई क्लास का नाम दिया, और कंसोल लॉग में टाइपस्क्रिप्ट डॉट प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है वो इसने प्रिंट कराने की कोशिश की, और साथ में टाइपस्क्रिप्ट डॉट प्राइवेट मेथड का यूटिलाइजेशन किया। तो अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक अदद कंपाइलर एरर डिक्लेयर्ड होगा इस कोड के अंदर। जो हमारा ऊपर का प्राइवेट वाला पार्ट है यहाँ पर क्वेश्चन का लाइन नंबर 91 से 95 तक, वो तो 100% करेक्टली वर्क करेगा और हमें इसका आउटपुट प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो 98 से 100 तक का पार्ट है उसमें ये जो हम प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी उसमें एक्सेस नहीं होगी। उसका रीजन क्या है कि हमने कहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एक स्पेसिफिक एरिया तक ही यहाँ पे कंसीडर की जाएगी, उसके बाहर हम इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। हम प्राइवेट प्रॉपर्टी की क्लास को बाहर असाइन नहीं कर सकते। इसे लाइन बी के अंदर जो है वो हमारे पास एरर डिक्लेयर्ड होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने सीखा कि कोई भी यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी पब्लिकली एक्सेस नहीं की जाती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम अपना जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर कंसीडर आउट करेंगे, जिसमें इन्होंने कांस्टेंट यूजर बनाया है, जिसमें इन्होंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड रोल को डिफाइन किया है एज एन ऑब्जेक्ट। हमारे आज से कोई इसका आखिरी क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट है यूजर के नाम का, जिसको लाइन 1 के नाम से डिफाइंड आउट किया हुआ है कमेंट करके, और उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड रोल को डिफाइन किया है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो लाइन ए जो है वो पूरी की पूरी ये ऑब्जेक्ट है हमारा और 100% करेक्ट है। कांस्टेंट भी ठीक है, यूजर भी ठीक है, और ऑब्जेक्ट में जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड रोल प्रोवाइड आउट किया गया है वो भी 100% करेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी लाइन ए जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तीनों प्रॉपर्टीज के साथ करेक्टली वर्क कर रही है। लेकिन अगर हम लाइन बी में आए तो आप देखिए इन्होंने कंसोल लॉग के अंदर यूजर डॉट नेम को प्रिंट आउट कराया है। जैसे इन्होंने यूजर डॉट नेम को प्रिंट आउट कराया, आप टर्मिनल में इसका आंसर चेक करेंगे तो यू कैन इजिली सी कि हमारे पास यहाँ पे एरर प्रोड्यूस करेगा। एरर क्यों प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम मैंने यूजर डिफाइन किया था, मैंने उसको
यूजर डॉट नेम डिफाइन नहीं किया था। अगर मैं 107 में यहाँ पे यूजर डॉट नेम डिफाइन आउट कर दूंगी तो उस केस के अंदर यहाँ जो मेरा कंसोल्ड है वो 100% वर्किंग करेगा। लेकिन हम इस तरीके से जो है वो वेरिएबल का नेम कभी भी डिफाइंड आउट नहीं करते, तो इसलिए हम सिंपल इसको रिमूव करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से डॉट नेम को रिमूव करूंगी मेरा कोड जो है वो करेक्ट आउट हो जाएगा एंड वर्किंग करने लग जाएगा। तो इस तरीके से आपके कोड के अंदर छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होंगी जो कि आपने फाइंड आउट करना होगा। मैं आपको यही सजेशन करूंगी कि आप लाइन वाइज अपने कोड्स को रीड करें एंड लाइन वाइज कोड्स को रीड करने के बाद आप उनकी कंपाइलेशन करें। आपके आसानी के लिए मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, टाइपिस्ट्री फाउंडेशन क्वेज आंसर गवर्नेंस एंड आईटी कोर्स से रिलेटेड। इसके यहाँ पर सारे के सारे पार्ट्स हैं हमारे पास अवेलेबल। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप इन सबको भी लाजमी चेकआउट कीजिए। खास करके यहाँ पे आपके पास जो है वीडियो नंबर 9 है, इसको लाजमी चेक कीजिए क्योंकि मैंने इसमें सबसे ज्यादा कोडिंग एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस आउट किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए आप क्वेस्ट से रिलेटेड, गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव से रिलेटेड, असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स वगैरह से या फिर क्लास से रिलेटेड अगर आपका कुछ भी इम्पोर्टेंट वर्किंग है और आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी सेपरेट सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने कंपाइल करके अपने चैनल्स के ऊपर बाकायदा तौर पे रखी है। सो मेक श्योर कीजिए कि आपने मेरे चैनल को इन सब चीज़ों के लिए ज़रूर सब्सक्राइब किया हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।